हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजिक चैनल पे। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं रंध्रों के प्रकार की। रंध्रों के प्रकारों को उनके स्ट्रक्चर और उनके वितरण और कई आधार पे बांटा गया है, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर्ण की सतह पर उनका जो वितरण है उसके आधार पर इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ अपने सबसे पहले जो टाइप है वो है एप्पल टाइप, यानी कि सेब प्रकार। सपोज कीजिए ये एक लीफ है, यहाँ इस प्रकार की पत्ती में या इस प्रकार के जो रंध्र हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर यानी कि अपर सरफेस पर नहीं होते, केवल और केवल कौन सी सरफेस पे पाए जाते हैं? लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो रंध्र हैं वो कहलाते हैं सेब प्रकार। एग्जाम्पल आपके इसमें टाइप में ही लिखा हुआ पड़ा है, सेब यानी कि एप्पल। दूसरा आता है अपने आलू प्रकार, जिसको आप पोटैटो टाइप भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि ये लीफ है, लीफ की अपर सरफेस, लीफ की लोअर सरफेस, तो यहाँ मैक्सिमम जो संख्या है वो लोअर सरफेस पे होती है। हालांकि कुछ मात्रा में या काफ़ी कम मात्रा में अपर सरफेस पर भी होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे ज़्यादा, अपर सरफेस पे इनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर इस प्रकार का वितरण किसी पत्ती पर पाया जाता है तो वो रंध्र कहलाते हैं आलू प्रकार के। चूँकि आलू सोलेनेसी कुल का सदस्य है तो आप यहाँ एग्जाम्पल में सोलेनेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अपना जई प्रकार, इंग्लिश में आप इसको ओवेट टाइप भी बोल सकते हैं। यहाँ ये लीफ की अपर सरफेस, ये लीफ की लोअर सरफेस, यहाँ रंध्रों का वितरण लोअर और अपर दोनों सरफेस पे समान होता है। जैसा कि अपन ने पीछे उभयरंध्री पत्ती में पढ़ा था, जो कि ज़्यादातर मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलती है। समद्विपार्श्विक पर्ण, यहाँ पे जो हैं वो रंध्र ऊपर और नीचे यानी कि ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर समान रूप से वितरित रहते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वो अपन जई, जौ, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है जल लिली प्रकार या वाटर लिली टाइप, और इसको जल कुमुदनी, किताब में आपको हिंदी में कुमुदिनी लिखा हुआ मिल सकता है। इसके अंतर्गत क्या है, ज़्यादातर जल प्लावी पौधे हैं, और जल प्लावी पौधों में चूंकि आपको पता है ये जैसे पत्ती है जल की सतह पर तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है, ये इसकी ऊपरी सतह और जो निचली सतह वो जल के साथ संपर्क में रहती है। तो यहाँ जो है रंध्र केवल और केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, निचली सतह पर या लोअर सरफेस पे रंध्र नहीं पाए जाते। तो जो पत्ती है वो आपकी अधिरंध्री प्रकार की होती है, और जो रंध्र हैं इस प्रकार का वितरण दर्शाते हैं वो कहलाते हैं वाटर लिली टाइप। इसके अतिरिक्त ये कमल, जलकुंभी आदि में देखने को मिल सकता है। अंतिम जो टाइप है वो है पोटामोजिटोन। ये भी एक पादप का नाम है, उस पादप के नाम के आधार पर ही रंध्रों का प्रकार बताया गया है। ये स्थिति जल निमग्न पौधों में देखने को मिलती है, और चूंकि जल निमग्न पौधों में रंध्र या तो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और अगर उपस्थित भी होते हैं तो वहाँ वे केवल और केवल अवशेषी या निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। इन प्रकार के रंध्रों को पोटामेजिटोन टाइप कहा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल अतिरिक्त मात्रा में आप हाइड्रिला है, वेलिसिनेरिया है आदि भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार रंध्रों के प्रकार हैं। एग्जाम में आपसे 1 नंबर का या छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना यानी कि उसकी स्ट्रक्चर। तो रंध्र की संरचना की अगर अपन बात करें तो रंध्र जो है मूल रूप से 2 कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। नंबर 1 जीसी यानी कि गार्ड सेल्स, जिनको आप द्वार कोशिकाएं अथवा रक्षक कोशिकाएं कह सकते हैं, और नंबर 2 एसी एक्सेसरी सेल्स, जिनको आप सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की, क्योंकि किसी भी रंध्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग का निर्माण या किसी भी रंध्र का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही होती हैं। तो गार्ड सेल्स की अगर अपन बात करें तो पहले इनकी अगर अपन आकृति या शेप की बात करें तो ये या तो आपके जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सेम के बीज के आकार की हो सकती हैं, या किडनी के या वृक्क के आकार की हो सकती हैं, और इस प्रकार की आकृति ज़्यादातर डाइकोट प्लांट्स में या द्विबीजपत्री पादपों के रंध्रों में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर की यानी कि संरचना की, तो इनके सबसे बाहर की ओर भित्ति पाई जाती है। बाहर की ओर जो भित्ति है वो बाह्य भित्ति कहलाती है, और अंदर की ओर जो उपस्थित भित्ति है वो आंतरिक भित्ति कहलाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये जो भाग है ये इनकी बाह्य भित्ति है, और ये वाला जो भाग है वो इनकी आंतरिक भित्ति है। आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। बाह्य भित्ति तुलनात्मक पतली होती है। बाह्य भित्ति कैसी होती है? पतली। और आंतरिक भित्ति जो है वो तुलनात्मक कैसी होती है? मोटी। हालांकि मोटी होने के साथ साथ
आंतरिक भित्ति का एक अन्य गुण भी होता है जो कि कहलाता है प्रत्यास्थ, यानी कि ये काफ़ी लचीली होती है और इसी की मूवमेंट के थ्रू रंध्रों की ओपनिंग यानी कि उनका खुलना या उनकी क्लोजिंग या उनका बंद होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात, आंतरिक भित्ति जहाँ एक दूसरे के आमने सामने स्थित होती हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रंध्र छिद्र या स्टोमेटल पोर, और इसी के द्वारा जल जो है वो वाष्प के रूप में यहाँ से मुक्त किया जाता है। अब इसके बाद में गार्ड सेल्स या जो रक्षक कोशिकाएं, इनकी आंतरिक अगर अपन देखें अंदर की ओर तो सुस्पष्ट केंद्रक होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं, रिक्तिका होती है और जो कोशिका द्रव्य है वो काफ़ी सघन अवस्था में देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात आता है, अच्छा दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, गार्ड सेल्स किसका रूपांतरण है? तो आप आंसर में लिखेंगे एपिडर्मल सेल्स, यानी कि जो अधिचर्मीय कोशिकाएं हैं उन्हीं के रूपांतरण के फलस्वरूप गार्ड सेल्स यानी कि अपनी रक्षक कोशिकाओं का क्या किया जाता है? निर्माण होता है या इनका ये निर्मित होती हैं। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? एक्सेसरी सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाओं का। ये सहायक कोशिकाएं इन दोनों रक्षक कोशिकाओं या द्वार कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे हुए उपस्थित होती हैं। सामान्य मर्दूतिकीय कोशिकाएं होती हैं, जीवित होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई व्यवस्थित होती हैं, तथा इनके द्वारा और इनके बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है, यानी कि इन कोशिकाओं और इन कोशिकाओं के बीच में जो कभी रिक्त स्थान उपस्थित होता है वो कहलाता है उपरंध्रीय गुहा। क्या कहलाता है? उपरंध्रीय गुहा। बेसिकली सहायक कोशिकाओं का मूल कार्य होता है परासरणीय सांद्रता के अनुसार या तो यहाँ से जल के अणु गार्ड सेल्स में स्थानांतरित किए जाते हैं या फिर परासरणीय सांद्रता के अनुरूप गार्ड सेल से जल के अणु सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित किए जाते हैं, जो कि रक्षक कोशिकाओं की स्फीत अवस्था अथवा स्लत अवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ऐसी स्थिति में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ जो आपको चित्र दर्शाया गया है वो रंध्र छिद्र यहाँ पे खुली हुई अवस्था में देखने को मिल रहा है, अर्थात आप इस चित्र को आप खुले हुए रंध्र के रूप में देख सकते हैं, जबकि मैंने एक नीचे छोटा चित्र अलग से और बनाया है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ कोशिकाएं थोड़ी आकार में छोटी भी हो गई हैं, यानी कि स्लत अवस्था में पहुँच गई हैं, और जो आंतरिक भित्ति है वो एक दूसरे से सट करके व्यवस्थित होने की वजह से यहाँ जो रंध्र छिद्र है यानी कि जो स्टोमेटल पोर है वो यहाँ पर क्लोज यानी कि बंद अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो ये बंद रंध्र है, ये खुला रंध्र है। तो अगले वीडियो में हम इन रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत अपने सिलेबस में शामिल किए गए हैं हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ बायोलॉजिक पे। थैंक यू।